किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। सरसों चौपाल देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम साहब भैया खासी चौपाल लेकर आए हैं जिनको नाम है सरसों चौपाल। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवत भरतपुर से प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आए हैं। आ कार्यक्रम 12 कड़ी में होगा और आपने बताया जाएगा कि सरसों की आप खेत की तैयारी से लेकर बी के बेचान तक आपने के सावधानी बरतनी चाहिए, जिसे अपना किसान भाइयों ने आ फायदा होगा कि सरसों की जो फसल है वी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और बी की उपज में भी आपने बढ़ावा हो जाएगा। और आज चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है प्रधान वैज्ञानिक जी ने, जिन्हें की बहुत वर्षों को अनुभव है, जो अपना अनुभव था से साझा करेंगे कि आपनी सरसों की उन्नत किस्म की बीज दर कितनी हो सके, खेत की तैयारी में आपा के सावधानी बढ़ा, यानी कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपा कर दें जिसे आपने बचना चाहिए। तो स्वागत करा हाँ अशोक कुमार शर्मा जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवत भरतपुर से। अशोक जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भागीरथ राम जी ने। डॉक्टर साहब था को भी बहुत बहुत स्वागत। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी कि आज की चर्चा में कर रहा है कि सरसों की उन्नत किस्म बीज दर और खेत की तैयारी के बारे में। तो सबसे पहली शुरुआत आपा करा कि वर्तमान समय में अगर बात करा सरसों की उन्नत किस्म की, तो ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो किसान भाइयों के लिए अनुशंसित की गई हैं। किसान भाइयों, राई सरसों की उन्नत खेती करने के लिए किस्मों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको सबको पता है कि किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव जो है समय परिस्थिति के हिसाब से किया जाता है, और समय परिस्थिति का मतलब यह है कि किसान भाई का जैसा समय है उस हिसाब से हमने अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग किस्में ईजाद कर रखी है। तो मैं ख़ास तौर से बात करूंगा सबसे पहले सिंचित और समय पे किस्में कौन कौन सी है। तो इसमें हमारी बहुत ही उन्नत किस्म है गिरिराज, उसके बाद में है DRMR 1825, और ऐसी कई किस्में हैं जिसमें खास तौर से RSA 1424, और हमारी संकर किस्म है NRCHB 506, और अभी हाल के वर्षों में हमारी संकर किस्म है RHH 2101। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा बारानी खेती के लिए। तो बारानी खेती के लिए खास तौर से आप ध्यान रखें, हमारी भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर से हमारी वैसे अभी पिछले साल हमने किस्म निकाली है DRMR 1165-40 और RS 725, और ऐसी और किस्में हैं जो आप खास तौर से बारानी के लिए वो अनुशंसित है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि किसान भाइयों, जैसे हाल के मतलब कई सालों से आपने देखा है कि तापमान में जो है वैसे वृद्धि होगी, तो किसान भाइयों तापमान सहनशील वाली और अगेती बुआई के लिए खास तौर से किस्मों का ध्यान रखें। वो पहली है PM 25, PM 27 और PM 28। फिर उसके बाद मैं किसान भाइयों में बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि किसान भाई अमूमन जो हैं कभी कभी वैसे लेट हो जाते हैं। जैसे इस बार जो है बारिश जो करीब के मौसम में इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई राजस्थान में, तो हो सकता है कई किसान भाइयों के यहाँ खास तौर से भरतपुर, अलवर और जो धौलपुर का इलाका है वहाँ जल भराव की समस्या रहेगी। तो जल भराव की समस्या को देखते हुए किसान भाई हो सकता है लेट हो जाए। तो लेट की बुआई के लिए खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने ऐसी किस्में निकाली है जो लेट में बहुत सक्सेसफुल है। खासतौर से हमारी किस्म है NRCHB 500, NRCHB 101, BPM 11
और राधिका, ये 3 किस्में हैं जो लेट कंडीशन में निकाली हैं। जी। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आपने देखा गया कि गुणवत्ता युक्त जो सरसों है, जिसमें सिंगल जीरो और डबल जीरो, जिसमें लो यूरेसिक एसिड और लो ग्लूकोसोनेट एसिड वाली ऐसी किस्में हैं जो हमने खास तौर से जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है जो हाल के प्रचलन में विकसित की गई है, तो उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो इसमें खास तौर से हैं PM32, PM34 और PDZ M35 और 36, ये ऐसी किस्म है। और अभी पिछले साल हमारे 2024 में हमारे भारतीय राई सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर ने जो 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 क्वालिटी वैरायटी है वो है BPM Q47। तो ये खास तौर से उन्नत किस्में आपको ध्यान में रखना है। और इन उन्नत किस्मों का बीज जो है हमारे संस्थान जो भारतीय राई सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर में हमने 1 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक हमने बीज पखवाड़े का प्रोग्राम कर रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारें और उन्नत किस्मों का बीज हमारे बिल्कुल सस्ती दर पे आप ले सकते हैं। भागीरथ जी थे बताया कि ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो अपना किसान भाई उगा सका है। के साथ सबसे पहले सवाल आ है कि जैसे कई बार आप उगाई में लेट हो जावा, बुआई में लेट हो जावा, तो आपसे जानना चाहा अशोक जी कि बुआई को सही समय काई होना चाहिए सरसों की बुआई को, और जो मौसम परिवर्तन के कारण आपने देरी हो जाए तो आपने क्या सावधानी बरतनी है? हाँ, देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल सही सवाल है कि किसी भी फसल से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी किस्म का चयन करें। साथ के साथ समय से बुआई का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो साधारणतः हम ये देखते हैं कि 25 सितंबर से आप 20 अक्टूबर तक को एक नॉर्मल मौसम माना जाता है, लेकिन इसमें इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके यहाँ तापमान की क्या स्थिति है और वह जो आपकी मिट्टी है उसमें नमी की क्या स्थिति है। कई बार क्या होता है कि शुरुआती अभी आप देख रहे होंगे कि तापमान बहुत अधिक है, तो ये ध्यान रखें कि बुआई का समय जो है वो तापमान पर निर्भर करता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, मतलब उससे अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अब किसान भाइयों के सामने ये समस्या आती है कि हम तापमान को कैसे नापें। तो देसी भाषा में अगर मैं साधारणतः बोलता हूँ तो ये कहता हूँ कि आप जब अपने खेत की जुताई करें और दोपहर के अंदर आप उस खेत में नंगे पैर चलें, अगर आप उसमें आसानी से चल पाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सरसों की बुआई के लिए आपका उचित तापमान आ गया है जी। दूसरा क्या है कि आप जो नमी का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार 10 दिन आगे पीछे इसलिए हो जाता है कि मान लो तापमान बहुत ज़्यादा बन रहा है लेकिन आपका जो नमी निकलती जा रही है, नमी है ही नहीं है, संरक्षित नमी में हमको बुआई करनी पड़ रही है। तो इसीलिए आप 25 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक को एक नॉर्मल तापमान माना जाता है। 25 अक्टूबर तक भी मौसम को देखते हुए कर सकते हैं। अगर इसके बाद में आप बुआई के लिए जाते हैं किसी भी परिस्थिति के अनुरूप, जैसा कि हमारे साथी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बार कुछ जगह जल भराव की स्थिति है, या कई ऐसे किसान भी हमारे जो खरीफ की फसल ले रहे हैं वो खरीफ की फसल की कटाई के बाद करेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर आपको जो देरी से बुआई के लिए किस्में हैं उनका चयन करना चाहिए, जैसे कि राधिका हो गया, ब्रजराज हो गया, BPM 11 हो गया, NRC HB 100 हो गया, इन किस्मों का चयन करना चाहिए। जी हाँ, कि थे बताया कि अगर आप देरी से बुआई कर रहे हैं तो अपनी किस्म में परिवर्तन करनी चाहिए, दूसरी किस्म आप उगा सका है। तो आपसे आज जानना चाहूँ डॉक्टर साहब, जो अपन आधुनिक रूप से जो किस्म को उपयोग कर रहे हैं या उगा रहे हैं और जो अभी आपने बताई कि वर्तमान समय में जो किस्म चल रही है, उनकी पैदावार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में कितना अंतर हो सके है? देखो किसान भाइयों, आपने मैडम बड़ा अच्छा सवाल किया है। जैसे आपने देखा होगा पिछले मतलब हाल के वर्षों में और पिछले 30 साल की अगर बात करें, पिछले 30 साल पहले की बात करें तो हमारी उत्पादन क्षमता जो थी वो करीब हमारे राजस्थान की उत्पादन क्षमता थी 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और अभी जो है हमारी राजस्थान की एवरेज उत्पादकता है वो करीब 1500 के आसपास है। तो हमारी उन्नत किस्मों का बीज मुहैया कराने की वजह से और उन्नत किस्में और अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से हमने किस्में निकाली हैं, इसकी वजह से हमारी किसानों की उत्पादकता बढ़ी है। उत्पादकता के साथ साथ में तेल की क्वांटिटी बढ़ी है। आपने देखा होगा कि पहले जो हमारी जो किस्में थी उसमें तेल की मात्रा बहुत कम थी, खास तौर से 32 से 34 या 35। अभी जो हाल में जो हमारी जो सारी किस्में हैं वो 40 से 42% तक तेल की मात्रा देती है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि सरसों के अलावा एक पीली सरसों आती है, उसमें तेल की मात्रा जो है आप 44 से लेकर 46% तक का प्राप्त कर सकते हैं। तो तेल की गुणवत्ता, आपकी एवरेज प्रोडक्शन और जैसे बायो फोर्टिफाइड मैं अभी बता रहा था आपको, तो
तो हमारी ऐसी किस्में हैं जो डबल जीरो और सिंगल जीरो, जिसमें लो यूरिक एसिड और लो ग्लूकोसिनेट एसिड दोनों कम है, वो भी हमने अलग से किस्में निकाली है। और उसका मार्केट जो रेट है, उनकी मार्केट रेट आप जैसे जैसे आपका उत्पादन है उसका उत्पादन भी अच्छा होगा और उसकी मार्केट रेट जो प्राइस है वो किसानों को बहुत अच्छी मिलेगी। जी, तो आई है कि अगर आप आधुनिक रूप से जो तैयार की गई अपनी उन्नत किस्म बीज है बी को उपयोग करा तो अपनी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि आपने पिछले कुछ वर्षों को और आज को समय को आंकड़ों देखे हुए तो आई समझ में आया कि जो अब तैयार की गई अपनी किस्म है वो ज़्यादा उचित हैं और भी ज़्यादा फ़ायदो दे सकें। अशोक जी, जियाँ कि आप अगर उचित दर बीज दर की बात करा हाँ तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितनी दर उचित है हर किस्म के लिए? जी देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही है कि समय पे बुआई के साथ साथ बीज दर का बहुत महत्व है। और यहाँ मैंने साधारणतः देखा है कि किसान भाई कुछ एक परंपरागत तरीके समझ लीजिए या कुछ उनकी एक भ्रम की स्थिति है, वो ये सोचते हैं कि खेत में जितने अधिक पौधे होंगे उससे अधिक उत्पादन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए। अभी जितनी भी नई किस्में आई है उनकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है, और उत्पादन क्षमता इसलिए अधिक है क्योंकि उनमें क्या है, शाखाओं का बहुत विस्तार होता है, बहुत सारी शाखाएं निकलती है, बहुत सारी फलियां निकलती है, तो उनको फैलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। और अब जगह चाहिए तो अगर आपने उसमें बीज दर को ज़्यादा रखा है तो वो घनी हो जाएगी, घनी होने के बाद में उसको फैलने का स्थान नहीं मिलेगा और उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। इसलिए अच्छी प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, जिसकी जो मानक है, जो भारत सरकार के बीज के 85% से अधिक जिसकी अंकुरण क्षमता है, तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर पर्याप्त रहता है किसानों के लिए। इसलिए ये विशेष रूप ध्यान रखना। हमने ये भी देखा है कि किसान भाई 5 किलो डाल रहे हैं, 6 किलो डाल रहे हैं, 7 किलो डाल रहे हैं, और जब शुरू में बीज का अंकुरण होता है तो वो क्या है, 2 पत्ती का जब पौधा होता है तो किसान भाई बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई बहुत अच्छी फसल हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ी कल्पना करें कि जब पौधा बड़ा होगा तो उसको जब फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो वो किस हिसाब से उसको मतलब उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए बीज दर इतनी रखें। साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, पहले हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो किस्मों की उत्पादन क्षमताएं थी उसके अनुरूप 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की बुआई की अनुशंसा की गई थी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की अनुशंसा की गई थी। लेकिन चूंकि अब वैज्ञानिकों ने नई किस्में निकाली, उनका फैलाव अधिक होता है, बायोमास अधिक होता है, जैसा मैंने कहा अधिक शाखाएं निकलती है, तो अब हमारे जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है उसमें ही पाया गया है कि आप 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। तो इससे क्या होगा, आपके उसको जो पौधा है उसको पनपने का, उसके विकास का पूरा स्थान मिलेगा और उसको तो हाइट भी कम रहेगी। हाइट भी कम रहेगी, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कुछ किसानों की शिकायत रहती है कि हाइट हो गई है, तो इसीलिए हो गई है। तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है और एक 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। ये अच्छे उत्पादन के लिए ये सही है। बिल्कुल सही बात की अशोक जी आपने कि अगर आपने पौधों लंबाई में बढ़ रहे हो है तो ये यानी बिना चौड़ाई में फैलबा की जगह नहीं मिल रही। अगर आप ज़्यादा बीज डाल देगा तो अपने बनस्पत चौड़ाई में बढ़वा के फलियाँ ज़्यादा आवा के भी हाइट अच्छी हो जाएगी, जिससे आपने उत्पादन कम हो सके है। अगर इतना मैं एक और बताना चाहूँगा कि जैसे साधारण परिस्थिति बताई है मैंने, 2.5 से जो 3.5 किलोग्राम है, ये जब आपका नॉर्मल मान पीएच हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि जैसे बारहनी अवस्था है, लवणीय क्षारीय अवस्था है, तो यहाँ पे क्या कुछ अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है पौधे की, तो यहाँ पे आप 20 से 25% अधिक बीज का उपयोग कर सकते हैं कि कोई बीज तो पनप सके है और कोई बीज नहीं पनपे, इसलिए आप जो विषम परिस्थिति में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब जी की बताया कि आप बीज दर की तो उचित मात्रा रखनी ही चाहिए। यही अगर अपना प्रदेश की बात की जाए या प्रदेश के आसपास की बात की जाए तो मौसम परिवर्तन हाल ही में हो तो ही रहे, तो ऐसे में कौन सी उन्नत किस्म है जो अपना किसान भाइयों ने अपनानी चाहिए? देखो किसान भाइयों, मैडम ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जैसे मौसम परिवर्तन के हिसाब से अगर आप बात करें तो मौसम परिवर्तन का मतलब है कि आपको परिस्थिति के हिसाब से आपको किस्मों का चुनाव करना। जैसे आप मैंने पहले बताया आपको
किस्मों का चुनाव आप परिस्थिति के हिसाब से करें। अगर आप किसान भाई लेट हो गया है तो लेट वाली हमने किस्में लें। किसान भाइयों को उचित समय है, यानी अगर वो सितंबर में बुआई करना चाहता है या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई करना चाहता है, हमारी जो गिरिराज जो किस्म है, गिरिराज किस्म है, और एक है DRMR 1825, वो नई किस्म है, आप उनका बीज जरूर लगाएं। हमारी शंकर किस्म है NRCHB 506, और हमारी दूसरी एक नई शंकर किस्म है RH 2101। जो ये नई किस्मों का आप बीज जो है हमारे से लें और आप उन्हीं की बुआई करें। और बुआई का खास तौर से जैसे हमारे डॉक्टर शर्मा साहब ने बात कही, बुआई का समय जो है वो 10 अक्टूबर से आप स्टार्ट करें, अभी जल्दबाजी नहीं करें। जैसे अभी आपने देखा है हाल के दिनों में वैसे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है दिन का, और रात का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो आप 10 तारीख के बाद में बुआई करें, अभी जल्दबाजी नहीं करें। और मॉइस्चर की मात्रा जो है खेत में काफ़ी है, नमी की कोई कमी नहीं है, तो 10 अक्टूबर के आसपास 10 से लेके और 25 अक्टूबर तक आपका बुआई का उचित समय है, उसी टाइम आप करें। हाँ, और किस्म भी आपने बता दी है कि कौन सी किस्म आपने उपयोग में लेनी चाहिए, और बुआई को समय भी एक निश्चित समय है जिसमें आपने तापमान थोड़ा सा कम हो और नमी अपने सही मात्रा में मिल जाए। अशोक जी, जी हाँ, कि आपने बीज की बात कर ली, कितनों बीज होना चाहिए, लेकिन अब बात आवे है अपना खेत की। तो अगर जब आप बुआई की तैयारी कर रहे हैं तो खेत में पहले आपने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या तैयारियां में ऐसी कौन सी सावधानी करा कि आपने जो बीज है वो खराब नहीं हो और अपनी जो किस्म है वो भी उन्नत हो जाए? देखो, ये बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, क्योंकि जो बीज आपने अच्छा चयन कर लिया, उसके बाद जब बीज आपकी भूमि में जाएगा तो ये मान के चलिए कि हमने देखा है कि 20 से 30% तक जो है वो करीब बीज का योगदान होता है कुल उत्पादन के अंदर, और उसके बाद सब कुछ आपके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। उसमें खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से एक अच्छे हाईवे बनता है उसके ऊपर गाड़ी की रफ्तार बहुत अच्छी होती है, और अगर रोड सही नहीं हो तो गाड़ी धीरे चलेगी। इसी तरीके से अगर आपका भूमि की अच्छी तैयारी है तो जो बीज की उत्पादन क्षमता, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ प्रदेश में क्या हो रहा है, दो तरह की परिस्थिति में किसान भाई खेती करते हैं सरसों की। एक तो ये होता है कि जिसमें वो खरीफ में कोई फसल नहीं लेते, जिससे देसी भाषा में हम कहेंगे तो सावट सरसों करना है। दूसरा एक होता है खरीफ में फसल लेते हैं और उसके बाद में वो अपना सरसों की बुआई करते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में ध्यान रखना है कि जो सावट के खेत हैं, वैसे अब समय निकल गया लेकिन आप ध्यान रखें इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए खेत की तैयारी जब वर्षा ऋतु होती है तभी से प्रारंभ हो जाती है। और जब भी कोई अच्छी वर्षा होती है उसके बाद जब खेत जुताई लायक हो जाए तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और उसको खुला छोड़ दें ताकि उसके अंदर नमी जो पानी है हो जाए। जब आपका अगस्त के लास्ट में से या सितंबर जब आ जाता है तो आप हर प्रभावी बारिश के बाद आप जुताई करके और उसके बाद फिर पाटा लगाते रहें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय बाद में बारिश होगी। तो नमी संरक्षण का जो सावट की खेती उसमें बहुत महत्व है। अगर नमी नहीं होगी तो फिर आपको बुआई के लिए या तो पहली सिंचाई करनी पड़ेगी, प्री इरिगेशन जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो खरपतवार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भूमि की इस तरीके से जुताई करें। आजकल आपने देखा होगा कि रोटावेटर वगैरह भी आ गया है जिससे कि आप अच्छी तरह से उसकी एक जुताई कर सकते हैं। लेकिन रोटावेटर को भी अधिक प्रयोग ना करें। ये ना करें कि सिर्फ रोटावेटर के ऊपर ही निर्भर हो गए, आप कल्टीवेटर का प्रयोग करें, उसके बाद रोटावेटर का प्रयोग करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी भूमि में ढेले नहीं रहने चाहिए, मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। ये एक इसका फार्मूला है सरसों की खेती के लिए कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ढेले ना हो, समतल रह जाए। अब अगर मान लीजिए दूसरी परिस्थिति आती है कि आपने खरीफ की फसल ली है, कोई बाजरा लिया है, कोई मक्का लिया, ज्वार लिया, ग्वार लिया है, तो खरीफ की फसल की कटाई के तुरंत बाद 2 आड़े उसमें कल्टीवेटर चलाएं, 2 उसके अंदर है, उसके बाद रोटावेटर का प्रयोग करें ताकि जो खरीफ की फसलों के जो बच जाते हैं जड़ों वड़ों के हुए वो सब नष्ट हो जाएंगे। और हर हाल में आपको भूमि को भुरभुरी बनाना है। और जहाँ तक सरसों की बात है किसान भाई, आपने भी देखा होगा कि ये बहुत अच्छी फसल है और हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। हालांकि बुलई से जो आपकी दोमट मिट्टी तक है वो बहुत बढ़िया रहती है और भूमि का मान जो है पीएच मान वो 7 के करीब रहता है, न्यूट्रल टाइप है। तो ये सरसों के लिए बहुत अच्छी भूमि है। अगर अधिक होता है 7.5 तक भी कोई नहीं है, इसमें थोड़ा सा सहनशीलता होती है उसके लिए है। अगर उससे अधिक है तो फिर आपको अपनी भूमि को सुधार के लिए भी ध्यान देना चाहिए। आपको अगर क्षारीय भूमि है तो फिर आपको जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए।
और अगर लवणीय भूमि है तो लवण को अपनी ज़मीन से निकालने के लिए जो कृषि क्रियाएं उनको करना चाहिए। तो भूमि का फार्मूला यही है, खरपतवार नहीं रहने चाहिए, ढेले नहीं रहने चाहिए, और मिट्टी को आप पूरी तरीके से भुरभुरी करा लें, चाहे दोनों ही परिस्थिति के जी। अंदर। अशोक जी थे बात बताई कि अपनी मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहनी चाहिए, बीच में ढेला नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात बोली कि खरपतवार है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होवे कि आप पहले तैयारी करा तो सब हटा भी देवा, लेकिन फसल के साथ साथ फिर से वो उपज हो जावे। तो एक तो खरपतवार से बचवा के लिए आपने काय करना चाहिए, और जो कीट है, कीट रोग जो है बी को नियंत्रण अपनी फसल में आप किया करा। हाँ, देखो ये बहुत सही बात है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखें कि सरसों की खड़ी फसल के लिए खरपतवार नष्ट करने के लिए अभी कोई खरपतवार नाशी नहीं है। अगर जो बाजार में खरपतवार नाशी है तो उससे आपकी सरसों की फसल को भी नुकसान होगा। तो जिस तरीके से गेहूं में आया है उस तरीके से अभी फिलहाल कोई खरपतवार नाशी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप भूमि की अच्छी तरह तैयारी करते हैं, ढेले नहीं रखते हैं, मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक खरपतवार उस समय नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि खरपतवार फिर उगेंगे। इसके लिए बढ़िया तरीका ये है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, कि आप पंक्तियों में बुआई करें और उसके बाद 20-25 दिन पे आप उसकी जो सिंचाई से पहले निराई गुड़ाई करें। तो उससे क्या होगा कि खरपतवार नष्ट हो जाएगा। खुरपी से कर सकते हैं, और आजकल तो क्या है कि जो डबल व्हील वो भी आ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर इस तरीके से, जैसे साइकिल के पहिए से लगा के या दूसरा छोटा पहिया लगा के भी वो आसानी से उसके अंदर निराई गुड़ाई कर सकता है। फिर अगर आपका कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अधिक खरपतवार आते हैं, तो बुआई का बीज की बुआई के 48 घंटे से पहले आपको एक पेंडामिथिलिन खरपतवार आता है, जिसको 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की प्रति हेक्टर की दर से उसमें छिड़काव कर दें। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि देर नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर आपका अंकुरण प्रभावित होगा, सरसों की फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो बुआई के तुरंत बाद, तो इन क्रियाओं से क्या है कि थोड़ा सा खरपतवारों को पनपने का मौका कम मिलेगा, और जब तक फिर हमारी फसल बहुत बड़ी हो जाती है, अगर आपने 20-25 दिन पे निराई गुड़ाई कर ली तो काफ़ी हद तक आपका खरपतवारों से जो नुकसान होता है वो बच जाता है। दूसरा आपने सवाल किया कि कीट एवं रोगों के प्रकोप के लिए, ये बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों। जैसा कि कीट एवं रोग भी सरसों की फसल को बहुत नुकसान करते हैं, और अभी तक जितने भी कीट एवं रोग है उसका हमारे पास में नियंत्रण है, उसका जो रासायनिक नियंत्रण भी है, उसकी सावधानियाँ भी है। लेकिन शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि मैं सब किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि बीज उपचार करके ही बीज को बोएं। पहला तो अच्छी किस्म का चयन कर लें, फिर उस बीज का, उस किस्म का जो आपने चयन किए वो किसी भी प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, अच्छी संस्था से खरीदें। खरीदने के बाद में क्या है कि आपको बीज उपचार पर बहुत ध्यान देना है, और बीज उपचार से क्या होगा, जो शुरुआती अवस्था में कीट एवं रोग पनपते वो नहीं लगेंगे, तो आपकी फसल 30, 40, 45 दिन तक बच जाएगी। उसके बाद अगर रोग कीट आते हैं नियंत्रण कर सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए सबसे अच्छा आपको यह देखिए, जिन इलाकों के अंदर अगर सफ़ेद रोली का अधिकतम प्रयोग होता है, मतलब सफ़ेद रोली का अधिक प्रकोप होता है, वहाँ पे मेटालेक्जिल है जो एप्रोन ST 35 के नाम से मिलती है, 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप कर सकते हैं बीज उपचार। दूसरा, कुछ इलाकों में अगर तना गलन का अधिक प्रकोप होता है तो वहाँ पे 2 ग्राम कार्बनडिजम को प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचार करके बुआई करें। और अन्य अगर परिस्थितियां हैं, कोई आपको लगता है इस तरीके के और जो सब तरह के वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप 1.5 किलोग्राम कार्बनडिजम और 1.5 किलोग्राम मैनकोजेब को मिला के प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर लें। अब एक शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों आपने देखा होगा एक बहुत कीट का प्रकोप रहता है। कई बार जब तापमान अधिक होता है, हम जल्दी बुआई कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि पौधे, छोटे पौधों से रस चूस के पूरे पौधों को सुखा देता है। उसको पेंटेड बग बोलते हैं, कहीं चितकबरा कीट बोलते हैं। तो उसको कीट से बचाव के लिए आप इमिडाक्लोरपिड से 7 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचार करें। और जो दूसरे मृदा जनित रोग होते हैं उसमें आप ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि 2-3 चीज़ें हो गई तो हम कैसे करें, इसको भी ध्यान रखने की बात है। तो एक फार्मूला चलता है FIR का। FIR यानी हो गया पहले फंजीसाइड, जो कवकनाशी, जैसे मैंने बताया आपको, मेटालेक्जिल हो गया, कार्बनडिजम हो गया, मैनकोजेब हो गया, पहले उससे करें। फिर I से हो गया इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक हो गया, तो उसके लिए आप पहले दोबारा फिर इमिडाक्लोरपिड से करें, और फिर जो मैंने बताया ट्राइकोडर्मा से करें। तो इस तरीके से आप करें। किसान भाइयों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि कई बार बीज उपचार तो कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में रहती है। वो क्या करते हैं कि बीज को तुरंत मिलाया और तुरंत बुआई कर देते हैं, तो इससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आप कम से कम, जैसा कि
हमेशा से बताया गया, किसान भाई जानते भी हैं कि एक मटके में ले लें और आपको जैसे दवा बताइए उसको करा के उसका मुंह बांध दें, उसको कम से कम 3-4 घंटे रहने देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो उस दवा के जो फ्यूमिगेशन होगा, जो अंदर बीज के अंदर जो कवक के और उनके जो जीवाणु वगैरह तब नष्ट हो जाएंगे। अब किसान भाई क्या करते हैं कि तुरंत एक परात में लिया, बुआई से पहले उसमें किया, दवा ऊपर रह गई, उसका असर गया नहीं और मिट्टी में चली गई, दवा भी मिल गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो बीज उपचार करना नहीं करना बराबर बात है। तो उपचार करने के लिए आप 4-5 घंटे उसको रखें, उसका मटके के ऊपर से मुंह बांध दें, अच्छी तरह मिला दें, उसके बाद ही बीज की बुआई के काम बुआई करें। तो 3 बातें आपने ध्यान रखनी है कि तापमान को ध्यान रखना है, समय को ध्यान रखना है, और जो भी कीटनाशक आपने बताया भी को सही मात्रा में सही तरीका से आपने इस्तेमाल करना है। एक बात मन में आवे कि भाई जो अपना छोटा किसान भाई हैं वो कई बार अपनी लागत ने बचावा के लिए या लागत ने कम करवा के लिए अपना पिछले साल का बीजा को ही उपयोग कर लें। तो अब पिछले साल का बीजा को उपयोग करवा से अपना किसान भाई यानी के नुकसान हो सके। कई बार ऐ भी सुनने में आया कि भाई नकली बीज है, यानी नकली बीज है कि अमान्य बीज है कि उत्पादन सही नहीं है, गुणवत्ता सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ई पे भी प्रकाश डालो जिससे अपना किसान भाइयों को कम से कम नुकसान हो। किसान भाइयों, मैडम ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि नकली बीज जबकि नकली बीज अभी है नहीं, और ख़ासतौर से राई सरसों की अगर बीज की बात करते हैं तो राई सरसों में बीज जो है वो वैरायटी का बीज है, वो आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और इसका तरीका है, जैसे आपने बुआई की और बुआई करने के बाद में जो बुआई करने के बाद में जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो हार्वेस्टिंग आप जो बीच वाला जो पोर्शन है जो बीच में यानी 50-50 मीटर का एरिया छोड़ देवें और बीच का जो एरिया है उसको आप हार्वेस्ट करके अलग से रखें, क्योंकि आप अमूमन राई सरसों में खासतौर से देखा गया है कि 15 से 17% जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से जो हनी बी और हवा से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो इसमें जेनेटिक प्योरिटी है वो थोड़ी ख़त्म हो सकती है। तो इसमें आप खासतौर से ध्यान रखें कि जो हर साल वैसे बीज बदलने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप बदलते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें 15 से 17% जो है आउट क्रॉसिंग के चांसेस हैं। तो बीज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वैरायटी का बीज जो बीज का एरिया है उसी को लें, बाकी जो नॉन एक्सपेरिमेंटल एरिया है उसको निकाल दें और उसको आप अलग से रखें और उसको छान के और अच्छी ग्रेडिंग करके रखें। तो किसान भाई की जो सबसे बड़ी परेशानी, हाँ, तो जेनेटिक प्योरिटी का आपको खासतौर से ध्यान रखें। और उसमें अगर आपको बीज उत्पादन करना है तो बीज उत्पादन करने के कुछ वैसे नियम कायदे हैं, वो खासतौर से आपको ध्यान रखना है कि आपको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अगर आपको सीड प्रोड्यूस करना है सरसों का तो एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम 100 मीटर रखें। अगर आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे, किसान भाई जो है उत्पादन पे भी जा सके और बीज उत्पादन पे भी जा सके हैं, की गुणवत्ता भी। जी डॉक्टर साहब, जी कि आपने पास समय सीमा की कमी है और जी आपनी जो कड़ी है सरसों चौपाल की वो लगातार चलती रहेगी। आप ना किसान भाई की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी उत्पादन से संबंधित सोच है या कुछ भी प्रश्न है वो आगे की कड़ी में आप बीको सवाल देता रहेंगे। और आज थाने धन्यवाद देना चाहो, अशोक जी थे आया और डॉक्टर साहब थे आया, इतनी चौकी जानकारी अपने दर्शकों ने दी, बी के लिए थाने धन्यवाद। और फिर आपसे मिलांगा सरसों चौपाल में, जो कि भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवत भरतपुर से प्रायोजित कार्यक्रम है। राम राम साहब। नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो।
किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।